Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 10th class. I hope you all are good and doing good work. You know students, we have started class 10th chemistry chapter number 9 chemical equilibrium. In the previous lecture we have discussed the importance of equilibrium constant, that was the predicting the direction of reaction and predicting the extent of reaction. यू नो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था वो था केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस किया, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को। इसके अलावा लॉ ऑफ मास एक्शन को फिर हमने जो देखा कि केसी के यूनिट्स क्या होते हैं, फिर केसी को फाइंड आउट किया। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको सारे चैप्टर की जो है वो समझ आ गई होगी। तो टुडे आई हैव 10th लेक्चर विद यू एंड टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर, कि जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने टिक करना है जो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन। इनमें से हमने जो रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बतानी है कौन कौन सी है, और जो नहीं है उस पर हमने टिक करना है। तो आपको पता ही हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट बनाने के लिए दोबारा से रिएक्ट नहीं करते। तो हमने तो ऐसा कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं पढ़ा। हमने तो पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि यही फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है और यही हमने बताना था। बाकी भी हम देख लेते हैं। दे नेवर कंप्लीट, हाँ जी ऐसे ही है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। और दे प्रोसीड इन बोथ वेज। क्यों कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि वो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन उनमें होता है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं। दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जस्ट ये भी ट्रू है कि इनमें डबल एरो होता है। तो फिर करेक्ट कौन सी नहीं है? ये करेक्ट नहीं है कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, के प्रोडक्ट्स जिसमें नहीं रिकम्बाइन करते रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। तो हम इस पे ए पे जो है वो टिक कर देंगे कि ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है कि इन द लाइम किल द रिएक्शन। एक रिएक्शन हमारे पास बताया कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी डिसोसिएशन हुई है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। उन्होंने कहा है कि ये वाला अगर हमारे पास रिएक्शन हो तो गोज टू कम्प्लीशन बिकॉज। अब ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट क्यों हुआ है, इसकी हमने रीज़न बतानी है यहाँ पे। तो ए पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो है ये कंप्लीट हो गया है, या कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, या इस वजह से कंप्लीट हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो ज़्यादा स्टेबल था कैल्शियम कार्बोनेट की निस्बत, या जो कार्बन डाइऑक्साइड से स्केप्स कंटिन्यूसली जो है वो बाहर निकल रही है इस वजह से कंप्लीट हुआ है, या कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नॉट डिसोसिएटेड। अब यहाँ पर हमने रीज़न बतानी है कि ये रिएक्शन क्यों कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक ओपन सिस्टम होगा, ओपन फ्लास्क वगैरह होगी, तो वहाँ पर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन इसलिए कंप्लीट होगा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, अगर ये ओपन फ्लास्क है तो वो स्केप होती जा रही है, बाहर जो है वो निकलती जा रही है, और वहाँ पर दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट्स बनने के लिए इसके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगी। तो इसलिए जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, दोबारा से नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके कंटिन्यूसली बाहर निकलने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट्स नहीं बनाता जब इसके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इट्स मीन कि ये सी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। उसके बाद हमारे पास फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन यहाँ पर दिया गया हमारे पास दी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने बताना है कि यहाँ पर ए ठीक है या बी है या सी है या डी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे फिर हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसका हम केसी लिखते हैं। आपको पता है हमने केसी जो है वो इसका किस तरह से लिखना था। हमने जब इसका केसी लिखना है, आपको पता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे इसको हमने लिखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स को लिखना है हमने न्यूमरेटर के तौर पे। यहाँ पर जो है वो हमने इसके
प्रोडक्ट्स लिख लिए हैं। तो हमने यहाँ पर जो है इसको एज अ न्यूमरेटर लिख लिया है। अब यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको हम लिखेंगे एज अ एक्सपोनेंट लिखेंगे, इसकी पावर में लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ये प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये हमारे पास होगा ए। अब एज अ एक्सपोनेंट इसको जो है वो 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर बी। तो स्टूडेंट ये इस तरह से केसी जो है वो हमारे पास आएगा। ये कैसे आया कि हमने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने न्यूमरेटर के तौर पे लिखा और जो रिएक्टेंट्स हैं उसको हमने डिनोमिनेटर के तौर पे यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स थे इसको हमने पावर की फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर देखें कि केसी जो है वो हमारे पास ये आया। अब हमारे पास जो यहाँ पर आंस है हम इसको मैच करते हैं कि ये किसके साथ मैच होता है। हमने प्रोडक्ट्स को जो है वो एज अ न्यूमरेटर लिखना है और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उसको एज अ डिनोमिनेटर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें जो है वो हमने आंसर निकाला है वो इसके साथ जो है वो मैच हो रहा है। तो डी जो है इसको हम टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट 4 है हमारे पास, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो इक्वल हो जाएगी। नहीं, ऐसे तो हमने डिस्कस नहीं किया। फिर नेक्स्ट है अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। हमने ये भी नहीं पढ़ा कि इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी स्लो, क्या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है? नो, हमने ये भी डिस्कस नहीं किया कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है। इसके बाद डी पॉइंट है हमारे पास, रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। यस, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव मास। एक्टिव मास जो है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्टिव मास के? यस, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मास। बी ऑप्शन जो है इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया ना, ये करेक्ट जो है वो नॉट करेक्ट नहीं है। तो बी ऑप्शन एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन में लिया। यस, एक्टिव मास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ही होती हैं, ये भी करेक्ट हो गया। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्टिव मास को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम इस तरह से जो भी एक्टिव मास है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। तो यस, ये भी ट्रू हो गया। तो फिर रॉन्ग जो है ऑप्शन कौन सा होगा? एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। ये नहीं होता कि एक्टिव मास का मतलब है टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। तो डी पे हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। तो स्टूडेंट्स हमने जब डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ केसी तो इसमें हमने केसी की लार्ज वैल्यू, स्मॉल वैल्यू और जब वैल्यू जो है वो मॉडरेट होगी इसको हमने डिस्कस किया। तो हम देखते हैं कि जब मैग्नीट्यूड केसी जो है वो वेरी लार्ज होगा ये क्या इंडिकेट करेगा? रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। ये हमने डिस्कस किया था कि जब केसी की वेरी लार्ज वैल्यू होगी इसका मतलब है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है इस पर सारे जो है वो प्रोडक्ट्स ही हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट ही हमारे पास इसका टिक में आएगा। तो बाकी बी जो है, रिएक्शन मिक्सचर हैज़ ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स, ये भी नहीं है। रिएक्शन हैज़ नॉट गॉन टू कंप्लीशन, ये भी नहीं है। रिएक्शन मिक्सचर हैज़ नेग्लिजिबल प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं है। ये वाले जो है ये स्मॉल वैल्यू में आते हैं। लार्ज वैल्यू में कौन सा आता है? रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद हमारे पास 7 वाला पॉइंट है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स। अब वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जब मैग्नीट्यूड केसी का लार्ज होगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जब स्मॉल होगा तो तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल नेवर इस्टेब्लिश, क्या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा? आर रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट जो है वो हो जाएंगे, या रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों जो है हमने डिस्कस नहीं किए केसी की स्मॉल वैल्यू में। इट्स मीन के द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। जब हमारे पास जो है केसी की स्मॉल वैल्यू होगी तो उसमें ज़्यादा जो है वो रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विच हैव अ कंपेयरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास वेरी स्मॉल केसी की वैल्यू होगी या वेरी लार्ज केसी की वैल्यू होगी या मॉडरेट होगी या नॉन ऑफ दीज। तो मॉडरेट होगी, दोनों को तो हमने पहले डिस्कस कर लिए, जब लार्ज होगी स्मॉल होगी तो इट्स मीन कि जब कंपेयरेबल अमाउंट होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तब हमारे पास मॉडरेट केसी की वैल्यू होगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एट इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है प्रोसीड करना, ये तो गलत है इसका। ये अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हो जाती है, ये भी नहीं होता। स्पीड्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, यस स्पीड जो होती है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की वो इक्वल हो जाती है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट डी रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड, ये भी जो है वो ट्रू नहीं है, तो सी जो है वो करेक्ट है। इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर इस्टेब्लिश, यस ऐसे ही होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो नेवर इस्टेब्लिशमेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम की, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कोई स्टेट आती है, रिवर्सिबल में नहीं आती है, बाकी जो है ये करेक्ट जो है वो नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है बिफोर कंप्लीशन, ये भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है आफ्टर कंप्लीशन, ये भी नहीं है। और रेडिली इस्टेब्लिश हो जाता है, ये भी नहीं है। मतलब कि नेवर कंप्लीट, नेवर इस्टेब्लिश, कभी भी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता इक्विलिब्रियम की स्टेट जो रिवर्सिबल रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन इज, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास कौन सा आता है, विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होता है, नो। इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, जिसमें रिएक्टेंट्स ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के करेक्टर है। विच स्लो डाउन ग्रेजुअली, जो स्लो डाउन ग्रेजुअली होता है ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन का है। तो रिवर्स रिएक्शन का कौन सा है, विच प्रोसीड अप स्पीड्स अप ग्रेजुअली, जो स्पीड अप होता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो स्टार्ट पे कम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड होना शुरू हो जाता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टिव टुगेदर टू मेक अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया बनाने के लिए, उसका केसी दिया गया है। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर कौन सी हमारे पास होंगी, जब इक्विलिब्रियम होगी तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे पास दोनों ही होंगे, सिर्फ अमोनिया नहीं होगी, सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं होगी, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होगी, बल्कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया जो है वो सारे होंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे होंगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 और Cl2 टू फॉर्म PCl5 हमने बनाना है, तो इसके यूनिट्स हमने देखने हैं कि किस तरह से। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखें कि मैंने PCl3 का रिएक्शन करवाया Cl2 के साथ, जहाँ पर बना है PCl5। तो हम इसका जो है वो केसी लिखें, अगर केसी लिखें तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो एज अ न्यूमिनेटर आएंगे और जो रिएक्टेंट्स होंगे वो डिनोमिनेटर आएंगे। आपको पता है मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। अगर हम इसके यूनिट्स लिखते हैं, इसका भी 1 यूनिट इधर आ जाएगा, इसका भी यूनिट इधर आ जाएगा, इसका भी। अब पावर तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इट्स मीन के ऊपर 1 यूनिट है हमारे पास, नीचे 2 है, तो ये वाला यूनिट अगर जो है वो इसके साथ कट हो जाता है, बाकी हमारे पास बचता है ये 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब, ये वाला यूनिट जो है वो हमारे पास बचता है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में यूनिट को नहीं लिख सकते, न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम इसको न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे फिर मोल जो है वो हमारे पास इस तरह से मोल पर हो जाएगा, और जो हमारे पास ये है इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डीएम क्यूब इस तरह से। तो ये यूनिट जो है वो हमारे पास केसी का बचेगा, जब PCl5 का रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमारे पास ये यूनिट जो है वो आएगा। तो हम इसको मैच करते हैं, किसके साथ ये मैच होगा, मोल डीएम पर क्यूब पर मोल पर डीएम क्यूब, या मोल पर डीएम क्यूब, या हमारे पास मोल डीएम क्यूब। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ये है, मोल पर मोल डीएम क्यूब, ये हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि एंड हो चुका है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि एसिड्स, बेस और साल्ट्स के बारे में है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।